नॉर्थ साइड निकालना है ना, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। उन्होंने जो मेरी रैंक प्रेडिक्ट करी, बिल्कुल वो ही मेरी रैंक आई। टेस्ट सीरीज में रैंक आ रही थी, बिल्कुल सेम वैसे ही रैंक आई। और ये प्रेडिक्शन भी टीएनसी से मुझे मिल चुका था कि आपकी रैंक बहुत अच्छी होने वाली है। वो वीडियो आज तक भी मेरे पास है, मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजी थी। सबसे बड़ा थैंक्स तो अपनी मम्मी को ही बोलना चाहूंगी, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आप ना प्रैक्टिस करोगे ना, टेस्ट सीरीज दे दे के एग्जाम देने की प्रैक्टिस करोगे तो वो डर और भी कम हो जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस इंटरव्यू के सेशंस में हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे रैंकर्स जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं निशा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया है आपने? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में कुछ कुछ मिक्स फीलिंग भी है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है और कब तक सीट मिलेगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी। तो लेकिन और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये रहता ही है, जिंदगी में ही रहेगा, ये हमेशा रहेगा कि यार जब आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी तो सबसे पहले और ज्यादा डर लगेगा कब तक सैलरी आएगी। अरे सैलरी आने लग जाएगी तो फिर लगेगा प्रमोशन कब होगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है और ये जिंदगी भर का एक प्रोसेस है, डरने की जरूरत नहीं है। आपने आपका जो ड्रीम एम्स है वो आपको 101% मिलने वाला है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं और आपसे आपके जो संघर्ष की कहानी, मैं संघर्ष की नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा सक्सेस स्टोरी। बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ा रैंक को हासिल किया है, तो कैसे किया उसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी रही है उसके बारे में जानेंगे। और आपका आज पूरा का पूरा गाइडेंस रहेगा कि आने वाले बच्चों को फ्यूचर बन सके। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम निशा है और मैं सफदरजंग की स्टूडेंट थी। अभी मैं जुलाई में ही पास आउट हुई हूँ। मेरे एग्जाम मार्च में खत्म हो गए थे और जुलाई में मेरा रिजल्ट आ गया था। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की और 3 महीने बाद मेरा एग्जाम था तो मेरी 178 रैंक आई है। और मैं दिल्ली से ही हूँ ओरिजिनली और मैंने सफदरजंग से ही पढ़ाई की है। बहुत बहुत एक्चुअली आपने सारी चीजें एक एक ही सेंटेंस में बताई कि भैया मैं दिल्ली से ही हूँ, साथ ही साथ मैंने दिल्ली से ही शब्दगंज से पढ़ाई की और 3 महीने में सिलेक्शन लिया। बहुत ही जबरदस्त बात है। ये एक आपको भले ही इजी लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा पहली बार सफलता मिलती है तो शायद संघर्ष थोड़ा सा कम पता रहता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है और मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के पीछे बहुत सारी चीजें रहती है। आपने कम समय में इसको आंकड़े को हासिल कर लिया, ये आसान तो नहीं रहा होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी प्लानिंग की होगी आपने। तो वो प्लानिंग कब हाँ से शुरू हो गई थी कि हाँ मुझे एक पहले ही अटेम्प्ट में इतनी बड़ी रैंक लेके आनी है? सर, ये मेरी जो प्लानिंग है मेरी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को देखा था कि वो कोई एक एग्जाम के बाद अच्छी रैंक मिलने के बाद उनका एम्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि मुझे भी सिलेक्शन लेना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर दी। बुक्स भी पढ़ते हैं, मैंने उनसे पूछा। और जो मैं अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज जाती थी वहां पे नर्सिंग ऑफिसर्स मिलते थे, मैंने उनसे भी गाइडेंस ली। उन्होंने मुझे बताया आपको ना थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और उन्होंने मुझे कुछ बुक बताई जो हमारी बेसिक बुक है, टारगेट हाई पीआर यादव, वो उन्होंने मुझे बताई। और ये भी बताया कि आप ना पहले से कोचिंग ले लेना थर्ड फोर्थ ईयर से। तो थर्ड ईयर से तो नहीं मैं ले पाई, लेकिन बाद में मैंने ली थी कोचिंग। और मैं क्लिनिकल्स में भी काफी ज्यादा ध्यान देती थी फर्स्ट और सेकंड ईयर से ही। और मैंने जो बुक्स थी अपने कॉलेज की, जो बुक्स थी वो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर काफी अच्छे से पढ़ी थी, बार बार रिवीजन किया था। और जितनी भी बुक थी, देसी दत्ता, पांचाली पाल और श्रीवनी, मैंने बहुत बार पढ़ी थी। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी मैं रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ती रहती थी। तो जब मैंने कॉलेज में बार बार जो ये रिवीजन किया, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। कि उसकी वजह से शायद मेरी आज कुछ रैंक आई, क्योंकि मैंने पहले ही काफी तैयारी कर ली थी कॉलेज में बुक्स बहुत को ही पढ़ बढ़िया। पढ़ कर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके पास एक गाइडेंस पहले से ही प्रॉपर था, एक प्लानिंग फिक्स थी कि हाँ आपके, जैसे कि आपने बताया था कि जिस मेडिकल कॉलेज से आपने पास आउट किया है सफदरगंज से, तो आपने वहां से सारी चीजें जो आपके साथ साथ में जो वहां पे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, सबने आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस दिया था कि हाँ भाई इस प्रकार से चलना है,
आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से मजबूत करना है और सारी चीजें करना है। टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ और टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा? सर टीएमसी के बारे में मुझे मेरे सीनियर से ही पता लगा, क्योंकि सीनियर ही सबसे बड़ी गाइडेंस होते हैं। जैसे ही मेरे किसी भी सीनियर का सिलेक्शन होता था, मैं उनसे फोन पे बात करती थी, आपको कैसे हुआ, आपको कैसे हुआ, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो मेरे को सबने बताया टीएमसी की टेस्ट सीरीज तो वहीं से ज्वाइन करना, बहुत अच्छी है। तो मैंने उन्हीं की गाइडेंस ली, और मैंने टीएमसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और रिजल्ट तो आपके सामने है ही। तो ओके, हाँ, मेरे लिए बहुत वो ही बहुत बढ़िया। ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही अच्छी बात है, सीनियर्स ने आपको बताया कि भैया सिलेक्शंस का रास्ता टीएनसी से होकर ही जाता है और टीएनसी के में आपको एक बार जरूर जरूर आना चाहिए, टीएनसी के साथ मेहनत करनी चाहिए, और उन्होंने भी प्रैक्टिस की थी और आपने भी प्रैक्टिस की है, उसका आपको फायदा मिला है, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं थोड़ा सा टीएनसी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, टीएनसी के बारे में आपसे रिव्यू लेना चाहता था। आप लगातार मेहनत कर रहे थे, आपने नोट्स बना रखे थे, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बुकों को गाइड को पढ़ रखा था बहुत सारी, और बहुत सारा कंटेंट आपने पहले से ही कैप्चर कर रखा था। अब आप टीएनसी का पेपर देते थे तो बहुत बार ऐसा लगता था मेहनत करते करते कि नए नए क्वेश्चन दिख रहे हैं, नए नए क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार मैंने तो सारा पढ़ रखा है, फिर भी ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आते हैं? हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता था कि जैसे मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दिया था, जो मेरे बुक्स होती थी, जो हमारी कॉलेज की बुक होती थी। तो लगभग मैंने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमसे नहीं होते। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मैं टेस्ट सीरीज देती थी उसके नीचे एक वीडियो आती थी, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था तो सर गाइड कर देते थे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे करना है। और मैं उसका ना एक एग्जांपल भी देना चाहती हूँ कि जैसे नॉर्थ साइड में क्वेश्चन आया था ईडीडी वाला। तो वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम से जस्ट पहले जो मैंने टीएमसी का टेस्ट दिया था उसमें था। और वो क्वेश्चन इतना अलग था, इतना अलग था कि पहले मैंने कहीं देखा नहीं था वो, ना किसी बुक में, ना जो मैंने फोर्थ ईयर में डीसी दत्ता इतनी पढ़ी थी उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट था। तो फिर मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उस टाइम वो क्वेश्चन कुछ कर नहीं पाया था, जितने भी हम लोग टेस्ट दे रहे थे हमसे नहीं हुआ था। लेकिन नीचे एक वीडियो थी, वो हमने देखी तो लगा कि ये तो बहुत अच्छी लेवल का सर क्वेश्चन लेके आए हैं। और सबसे अच्छी बात, वैसा ही क्वेश्चन नॉर्थ सेट में भी आ गया था, तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बात बताइए कि भैया ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बहुत भारी पड़ता है पूरे सिलेक्शंस पे, एक ही क्वेश्चन आपकी रैंक को ऊपर ले आता है। अगर वो क्वेश्चन आपका गलत होता तो आज निशा इंटरव्यू नहीं कर रही हो रही और घर के अंदर आंसू बहा रही होती। एक क्वेश्चन के बहुत ही बड़े चीज होती है, एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स लेके आता है और वो हजारों बच्चों से ऊपर लेके आता है। और वो एडीडी वाला क्वेश्चन मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ कि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा, सबको एडीडी, सब बच्चे सोचते हैं कि मुझे एडीडी निकालना तो आता ही है, नेगले फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन वो उसमें ऐसा ट्रिक बनाया होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी कि भाई वो मंथ के एंड में दिया था कि भाई अब निकाल के दिखाओ। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होने वाली सिचुएशन थी और लगभग बच्चे उसमें कंफ्यूज हुए थे, और उसका वीडियो रेस्ट हमने बना के पूरा पुट किया था। और वही क्वेश्चन सेम टू सेम नौ सेट मेंस के एग्जाम आया, और जिस बच्चे ने टीएनसी नहीं ले रखी होगी उसका 101% वो गलत हुआ होगा, और जिस बच्चे ने टीएनसी के साथ मेहनत की हुई है उसका 101% सही हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया, और ऐसे ही तो एक एक नंबर आपको हजारों बच्चों से आगे लेके आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार कंटिन्यूअसली चल रहे थे, टीएनसी के अंदर आप जब गलतियां करते थे कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है, मेरे से सही नहीं हुआ, उसको वापस से रिवाइज करने के लिए, अपने माइंड में रखने के लिए, या उसको कैसे, उसको अपने पास क्या स्ट्रेटजी थी आपने? इसके लिए मैं दो चीज बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जो टीएमसी का ऐप था उसमें ना प्रैक्टिस मोड भी होता है हमारा, तो अगर हमें दोबारा से क्वेश्चन देखना है या दोबारा से वही चीज करनी है तो हम प्रैक्टिस मोड पे कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा ये था कि मैं लिख भी लेती थी, और ये लिखना भी बहुत अच्छा है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या गलत हो रहा है तो आप उसको लिख लो, ताकि आगे बार बार आप उसे देख सको कि क्या गलती हुई थी। नहीं तो अब ये टेस्ट सीरीज में टीएमसी वाले ऐप में है ये ऑप्शन कि आप दोबारा से एग्जाम को अटेम्प्ट मोड पे दोबारा से कर सकते हो, प्रैक्टिस मोड पे करके दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो आपकी गलतियां हैं वो भी आप देख सकते हो। वो अनलिमिटेड है और कितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त फीचर हमने एप्लीकेशंस में बना रखा है जिससे बच्चों को बहुत ही जबरदस्त फायदा मिले। अब मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार में 3 महीने में सिलेक्शंस लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और या आपने तो 3 महीने में लिया है, काफी लोगों ने 3-3 साल हो गए हैं सिलेक्शन से नहीं हो रहे हैं, तो उनका दुख दर्द बहुत बड़ा है। वो आज पूछ रहे होंगे निशा यार तुमने ऐसा क्या स्पेशल किया, ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है
तुम्हारे पास क्या गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने ऐसा तो नहीं है कि निशा के पास ऐसा अलग से कुछ दे दिया। सब लोगों के पास दिमाग है, सब लोग टैलेंट है, लेकिन निशा ने ऐसा क्या अलग से, क्या स्पेशल किया जिसकी वजह से आज इतनी 3 महीनों में इतनी बड़ी रैंक हासिल कर ली? वो मैंने ये किया जो मुझे लगता है, मैंने जो चीज सबसे अलग की है, मैंने ये किया कि मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो बुक्स है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और उसके एक अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी बनाए थे। काफी बच्चे होते हैं जो कॉलेज की बुक को छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो कभी पढ़नी नहीं है, ये तो अलग से पढ़ा कहीं और से यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे या फिर ऐसे नेट से देख लेंगे। नहीं, सबसे पहले अगर आपको नॉर्थ साइड निकालना है ना, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो बुक्स तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी ही है। और मुझे लगता था कि नहीं, कि ये जो सबसे बड़ा थ्योरी पार्ट है वो तो यही है ना, बेसिक्स तो यहीं से स्टार्ट होंगे, तो हमें तो यही करना है। मैंने आज तक भी अपनी वो बुक कभी बेची नहीं है, ना किसी को दी। मुझे लगा ये हमेशा मेरे पास रहेगी। मेरे साथ वाले काफी लोगों ने बेच दी वो बुक जूनियर्स को, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बुक हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी और मुझे इनकी हमेशा जरूरत रहेगी। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। ये स्पेशल है कि भैया कुछ चीजें स्पेशल होती है। आप बच्चे सोचते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, और ये मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शानदार चीज है। आज फर्स्ट ईयर से जब मुझे भी पता है, और मैंने वो, आपने तो शायद अभी तक रखी हुई है। मैंने जब नर्सिंग पास आउट किया था 2012 में, जब मैं वहां से उस समय 12 में पास आउट करके निकला था, तो वो बुक्स जो मैंने उस समय 2008 के अंदर फर्स्ट ईयर में खरीदी थी, वो बुक्स मेरे पास आज भी है। वो आज भी मैं उसको पढ़ता हूँ। आज भी मैं उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए मैं वही बुक निकालता हूँ जो मैंने पहले से पढ़ रखी है। तो वो चीज वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और 2008 की बुक्स और 2008 के नोट्स मैं आज भी बच्चों के लिए, जब भी मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक, तो उस टॉपिक को मैं फिर से खोलता हूँ और मैं फिर से उसी को देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें बहुत ही जबरदस्त होती है, और ये सबसे स्पेशल है। मैं इस इंटरव्यू में सब बच्चों को ये बोलूंगा कि ये चीज हमेशा आप आज ही गांठ बांध लें कि यार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को इजी नहीं ले। आप, अगर आपकी कॉलेज में सबसे अच्छी पढ़ाई की जा रही है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, जो बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपके कॉलेज में लगता है कि भैया मुझे वहां पे अच्छे से अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप टीएनसी के साथ थ्योरी कोर्स को लें और लगातार मेहनत करें और उसको अच्छे, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब मैं आ जाता हूँ प्रैक्टिस पे। जो आपने टीएनसी के साथ लगातार मेहनत की है, सारी चीजें की है, तो उस पे आ जाता हूँ। तो आप रोजाना, ऐसा होता था कि रोजाना पेपर आ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार आज छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं, कल देंगे, परसों नहीं नहीं देंगे? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे पेपर छोड़ना चाहिए। एक दो दिन ऐसे हुए कि कुछ इमरजेंसी थी, मुझे कहीं जाना पड़ा, उस दिन भी मुझे इतनी निराशा हुई थी कि आज मैंने ये टेस्ट नहीं दिया, आज मैंने टेस्ट नहीं दिया। तो मुझे लगता है, ये तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, टेस्ट तो मतलब जिस दिन से आपने देना शुरू कर दिया कि आज से मुझे टेस्ट देना है, तो फिर उस दिन के बाद से रोज दो आप टेस्ट। क्योंकि जिस दिन से मैंने शुरू किया था टेस्ट देना, उस दिन से मेरा कंटिन्यू था टेस्ट देना, और जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। मैंने बीच में एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा है। एटलीस्ट एक टेस्ट तो आप रोज दें, अगर आपके पास टाइम कम हो तो एक टेस्ट तो आपको रोज देना ही देना तो है, मतलब जो सीधी प्री सी बात वाला। है कि भैया आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, छोड़ना नहीं है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऐसे सोचते हैं ना कि अब हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। बच्चे क्या होता है कि हर चीज का, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बार में 3 महीने में एग्जाम में पहले सिलेक्शन, फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं उस 4 साल की मेहनत को आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो मेहनत सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, आप अगर लगातार टीएनसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि टाइम बचा लेता हूं, मैं टाइम बचा लेता हूं, और पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसके पीछे सबमिट 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 करके फिर प्रैक्टिस में जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, लाइव एग्जाम देना चाहिए या बस प्रैक्टिस करके बैठ जाना चाहिए? मुझे लगता है लाइव एग्जाम ही देना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब हम ऐसे सबमिट करके देते हैं, हमें ये पता चल जाता है अच्छा ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आंसर है। लेकिन उससे हमें जो हमारी कैपेबिलिटी वो पता नहीं चलती कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। ये चीज हमें नहीं पता चलती। फिर उससे हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमें कौन सा टॉपिक पे ज्यादा काम करना है अभी। तो अगर हम ये सबमिट वाला करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक पे अभी काम करना है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को, हम तो हमेशा रोजाना बोलते हैं कि भैया लाइव टेस्ट देना है, लाइव टेस्ट देना है, लेकिन बच्चे कुछ होते हैं ना कि अपने आप से दिमाग लगा लेते हैं, खुद से टाइम बचा रहे। अरे भाई, टाइम आपने बचा नहीं रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये आज टॉपर्स के मुंह से सुन ले कि टॉपर्स क्या कह रहा है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरा सवाल है एग्जाम हॉल और एग्जाम से पहले की घटनाओं पर। क्या रहता है ना कि बच्चा एंजाइटी में रहता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मैं पहले एग्जाम देने जा रहे। तो पहला पहला आपका एग्जाम था, डर नहीं लग रहा था कि यार क्या होगा,
कैसे होगा, एग्जाम हॉल के अंदर किस प्रकार की चेकिंग होती है, वहां पे किस 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 चीज से गुजरना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, मन में क्या था और कैसी फीलिंग थी? सब प्री से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था। मैं तो अभी 2-3 महीने पहले पास आउट हुई हूँ। तो और बाकी सब लोगों ने मुझे बताया कि बहुत खतरनाक एग्जाम होता है, ऐसा ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिले थे। डराते हैं, डराते हैं, डराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डराते हैं सिर्फ। तो लेकिन प्री के इससे पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। इतना लग रहा था मेरे हाथ भी कांप रहे थे उस टाइम आंसर लिखते हुए, जबकि पेपर मुझे बहुत इजी लगा। लेकिन फिर भी उस टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन फिर जब मैंने पेपर दिया और जब मैं मेंस देने गई, उस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंट था कि नहीं, अभी मैंने प्री दिया है, अब मेरे अंदर उतना डर नहीं था। तो मैंने बिना डर के किया था। उस टाइम बच्चों को एंजाइटी तो होती है कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। पर मुझे लगता है कि अगर आप ना प्रैक्टिस करोगे ना, टेस्ट सीरीज दे दे के एग्जाम देने की प्रैक्टिस करोगे, तो वो डर और भी कम हो जाता है। तो मेरा डर कम तो था, लेकिन मुझे प्री में थोड़ा डर इसलिए था क्योंकि थोड़ा पहला एग्जाम था ना, लाइफ का पहला एग्जाम था, इसलिए थोड़ा डर था। लेकिन टेस्ट सीरीज देने से भी वो डर थोड़ा कम तो हुआ। बिल्कुल, और मैं तो ये बोलूंगा आपका फर्स्ट एंड लास्ट, आपका डेस्टिनेशन आपको मिल गया है। फर्स्ट कंपटीशन से अब आप पहला पहला को ही आपने लास्ट बनाया। बहुत ही जबरदस्त। टीएनसी की तरफ से, जैसे आप हमेशा मेहनत कर रहे थे, तो टीएनसी की तरफ से ऐसा कोई मैसेजेस या ऐसा कुछ आया था कि निशा, तुम चिंता मत करो, अब की बार तुम बेड़ा पार होने वाला और बहुत अच्छी रैंक लाने वाली हो? हाँ, प्री एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो आई, और उस वीडियो में लिखा था कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कॉन्टिन्यूअसली मेहनत की है, और एनालिसिस करके हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी रैंक अच्छी आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आपका एनालिसिस पूरा बनाया है। और उन्होंने जो मेरी रैंक प्रिडिक्ट करी, बिल्कुल वो ही मेरी रैंक आई। क्योंकि जो मैं एग्जाम दे रही थी उसमें जितनी मेरी रैंक आ रही थी, मेरी 9 सेट में भी वैसे ही रैंक आई। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल बदल गया, कि टेस्ट में कुछ और रैंक आ रही है और 9 सेट में कुछ और रैंक आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसी टेस्ट सीरीज में रैंक आ रही थी, बिल्कुल सेम वैसे ही रैंक आई। और ये प्रिडिक्शन भी टीएनसी से मुझे मिल चुका था कि आपकी रैंक बहुत अच्छी होने वाली है। वो वीडियो आज तक भी मेरे पास है, मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजी थी। तो थैंक यू सो मच। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर क्या आपकी रैंक वहां पे रहती थी टीएनसी के अंदर, और आपकी एक्चुअल क्या रही है, और मेंस के अंदर क्या कितना डिफरेंसेस रहा है? मेरी रैंक आती थी प्री के एग्जाम में, जब मैंने पहला टेस्ट दिया था, मेरी रैंक आई थी, मेरे मार्क्स आए थे 67, और मेरी रैंक आई थी 300 समथिंग कुछ, मेरी रैंक आई थी। और मेरी प्री में भी उतनी ही रैंक आई है, 300 समथिंग मेरी कुछ रैंक आई थी। तो मुझे लगा हाँ, मैं बिल्कुल वही लेवल पे हूँ जो मैं दे रही थी, और जो टीएनसी वालों ने बताया था बिल्कुल सेम वही लेवल मेरा चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेंस में और अच्छे आने चाहिए। तो फिर मैंने और टेस्ट दिए, तो मेरी रैंक 100 से कम हो गई, 100 और 150 के बीच में आने लगी। और बिल्कुल सेम वैसे ही रैंक मेरी मेंस में भी आई है, 178। बिल्कुल, तो मतलब कुछ ज्यादा सीधी सी फर्क बात नहीं है है। कि टीएनसी आपके लिए लगातार मेहनत करती है, और प्रेडिक्शन जो आपके लिए करती है वो 101% एकदम फिक्स होता है। और वो एक्चुअली पता लग जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे जो लगातार होते हैं वो टीएनसी के साथ होते हैं, और उसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं। आपके स्कोर कार्ड बोलता है कि हाँ, यह बच्चा मेहनत कर रहा है, और पता लगता है, तो उसे टीएनसी पूरा प्रेडिक्ट करती है, एनालिसिस करती है, और आपके ऊपर टाइम देती है कि हाँ भाई, निशा को स्पेशली टाइम देना है कि वहां पे उसके पूरे रिपोर्ट कार्ड को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना इतना इजी काम नहीं होता है, इसमें बहुत ही बड़ा टीम लगती है, मेहनत लगती है, और उस मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंचाया जाता है, और वही चीज आज निकल के आई है। अब मैं इस जर्नी के दौरान, आपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक बहुत सारी बुक्स का साथ लिया है, तो कौन कौन सी बुक्स रही है इस जर्नी तक पहुंचाने में? जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक रही है, वो रही है डीसी दत्ता। उससे ज्यादा बेस्ट बुक मुझे लगता है कि उसने इतने क्वेश्चंस, जितने मेंस में जितने क्वेश्चन आए थे, वो अचानक से इमेजेस वाले इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे इस बार एग्जाम में। और वो उस टाइम मुझे याद आ रहा था, ये मैंने फोर्थ ईयर में पढ़ा था, ये इमेज मैंने फोर्थ ईयर में देखी थी, और मेरे दिमाग में वो इमेज छपी हुई थी, जबकि एग्जाम से पहले वो मैंने पढ़े नहीं थे कभी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इतनी सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैंने इमेजेस इतनी नहीं देखी थी, ओबीजी की इमेजेस। लेकिन जो फोर्थ ईयर में मैंने पढ़ी हुई इमेजेस थी डीसी दत्ता की, वो मेरे दिमाग में थी, और मैंने बुक कर दी, और वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो डीसी दत्ता पढ़ना रहा। तो मैं सबको एडवाइस बहुत ही करूंगी बढ़िया, वो पढ़ो। बहुत ही। और उसके अलावा जो दूसरी बुक है, मैंने पांचाली पाल पढ़ी थी पीडियाट्रिक्स के लिए, और मैंने श्रीवली पढ़ी थी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के साइकेट्रिक। लिए। तो ये तीनों बुक्स तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, इनफैक्ट और मैंने इसी बार आपके लक सबसे बहुत ही अच्छे रहे कि तीनों सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली हाँ, है एग्जाम में।
तो वो एक फायदा हाँ। बिल्कुल मिलता है। और बच्चों बच्चा कभी सोचता नहीं, और टीचर भी कभी सोचता नहीं कि यार इस बार ये सब्जेक्ट आएगा, एक एक प्रेडिक्शन होता है, और वो चीज फायदा मिलता ही मिलता है। अगर बच्चा मेहनत करता है तो 101% फायदा मिलता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि टीएनसी ने पूरी जो आपने बुक्स का नाम बताया है उसको पूरा डीप एनालिसिस कर रखा है। अच्छी उनके अंदर से हर एक लाइन में से क्या इंपॉर्टेंट बनता है वो सारे क्वेश्चन टीएनसी ने बना रखे हैं, सेल्फ क्वेश्चन उसके अंदर मेहनत की है। जैसे डीसी दत्ता की बात करें तो डीसी दत्ता हमारे ओबीजी वाले अवधेश सर ने पूरा उसको एनालिसिस करके पूरे उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होती है तो वो सारी चीजें फायदा मिलती है और बहुत ही जबरदस्त लगता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत? मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही कितने गलत? मैंने प्री में 81 क्वेश्चन किए थे और मेरे 67 ठीक थे, और 81 माइनस 67 उसमें मेरे गलत थे, यानी कि मेरे कुछ 13-14 गलत थे। तो मेंस की बात करें तो मेंस में मेरे 25 नेगेटिव थे और मेरे ठीक थे कुछ 119 ठीक थे, और मैंने अटेम्प्ट किए थे 142 कुछ अटेम्प्ट किए थे। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। निशा, सबसे पहले रिजल्ट आया, पहली बात तो इस बार रिजल्ट ने बहुत तड़पाया है कि बहुत लेट बहुत आया है, अच्छा। बहुत ये वेट कितना, इतना वेट एम्स ने करवाया है कि इतना पहले चिंता नहीं हुई थी, उसके बाद चिंता हुई थी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और एम्स ने इस बार लेट किया है। तो दूसरी बात, सबसे पहले रिजल्ट आते ही किसने देखा, आपने देखा या आपके घर वालों ने आपको बताया? मैं तो हर मिनट पे फोन ले लेके चेक कर रही थी कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। बट हर दिन मेरे हाथ में फोन रहता था हर मिनट की, अब आया क्या रिजल्ट, अब आया क्या रिजल्ट। और मेरी मम्मी को भी बहुत ज्यादा वेट था, और मैं सबसे बड़ा थैंक्स तो अपनी मम्मी को ही बोलना चाहूंगी। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और वो तो मुझसे भी ज्यादा वेट कर रही थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा थैंक्स है वो मेरे टीचर्स के लिए है। मेरी मम्मी और मेरे टीचर्स को सबसे बड़ा थैंक्स मैं देना चाहूंगी, जिन्होंने इतने क्वेश्चंस बनाए और जिन्होंने इतना कुछ पढ़ाया, उनकी वजह से आज मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो उस दिन मैं मम्मी के लिए चाय बना रही थी, और अचानक से मैंने वही, जैसे मैं चेक करती हूँ कि चेक करती रहती थी कि रिजल्ट कब आया, तो वैसे ही मैंने चेक किया, मैंने अपनी मम्मी को बताया मम्मी रिजल्ट आ गया। मम्मी ने कहा सारा काम छोड़ो, पहले रिजल्ट चेक करो। चाय रिजल्ट चेक मैं करने से चाय पहले मम्मी ने बोला चाय मैं बना देती हूँ, तुम पहले रिजल्ट देखो। मम्मी ने बोला नहीं, मैं भी चेक करती हूँ और चाय बाद में पी लेंगे। और फिर हम दोनों बैठ गए रिजल्ट चेक करने के लिए, और उससे पहले ही मेरे आंसू निकलने लग गए। मुझे लगा पता नहीं क्या रैंक होगी, क्या रैंक होगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास था कि जैसे मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता चल गया था कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, तो मेरी कुछ ना कुछ तो रैंक आने वाली है। इतना मुझे पता था कि मेरी तो 500 से तो डेफिनेटली कम ही होगी, क्योंकि मैंने जितने भी टीएमसी के टेस्ट दिए हैं मेरी को भी खराब रैंक नहीं आई। एक दो दिन तो हो जाते थे जब किस्मत ठीक नहीं रहती थी, या दो चार क्वेश्चन जो पढ़े नहीं है वो गलत हो गए, तो ऐसा होता रहता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप एक दो दिन के ऊपर निराश ना हो कि आज मेरी रैंक खराब हो गई है तो मैं बहुत पीछे हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। पर लगभग मेरी अच्छी रैंक आती थी। अगर एक दिन खराब रैंक आ रही है तो आप डरो मत प्लीज। तो मैंने और मेरी मम्मी ने रिजल्ट चेक किया, और मैं पहले ही रोने लगी, पर मेरी मम्मी को मुझसे ज्यादा विश्वास था मेरे ऊपर, तो हमने रिजल्ट चेक किया। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे गले लगाया, हम बहुत खुश हुए, फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को कॉल बहुत ही करके बड़ी बताया। बात है, सबसे पहले मम्मी को बताया, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। सबसे पहले तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी मम्मी जी को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपके पूरे परिवार को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने निशा को सपोर्ट किया। निशा को सपोर्ट करने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन कई बार होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं रह पाता है और बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ही बड़ा जरूरी होता है। और बहुत सारी परिस्थितियां होती है, फैमिली कभी नहीं चाहती कि मैं सपोर्ट नहीं करूं, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपकी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी और आपके परिवार वालों ने आपको साथ दिया और यहां तक रैंक लाने में उन्होंने भागीदारी निभाई। उनको भी मैं टीएनसी परिवार की तरफ से और टीएनसी के सारे टीचर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। अब मेरा सवाल आपको लास्ट में, कि जब आप सारी चीजें ठीक है तो आपका डेस्टिनेशन एम्स कौन सा है? सर क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो अगर एम्स दिल्ली मिल जाए, मुझे अपने घर से दूर ना जाना पड़े तो अच्छा है। मैं अपनी मम्मी से दूर नहीं जाना चाहती, तो इसलिए ओके, बिल्कुल। एम्स और दिल्ली। मुझे पूर्ण भरोसा है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन किया था पिछली बार भी, कि हाँ आपका इतनी रैंक आएगी और इतनी ही रैंक के बीच में रहे, और आज भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि एम्स दिल्ली मिलेगा और 101% मिलने वाला है और 101% फिक्स होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, बहुत सारे सजेशंस आपने दिए, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजें आपने हमारे साथ शेयर की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे।
और बहुत ही अच्छा लगा। आने वाले समय में आपके इस इंटरव्यू को देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, आपको फॉलो करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे कि निशा, बहुत सारे आपके जूनियर्स चाहते हैं, जैसे आपके सीनियर से आप बात किया करती थी और आपके सीनियर्स आपको गाइड करते थे, अभी बच्चे चाहते हैं कि निशा यार एक चीज तो हमें भी बताओ कि कैसे हम, आपने आपने तो अपने सीनियर से पूछ लिया, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि सीनियर से बात नहीं हो पाती है, वो आपको ही सीनियर समझ रहे हैं, आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगी? मैं सबसे बड़ा आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप ना बिल्कुल भी घबराओ मत कि फ्यूचर क्या होने वाला है। बस अपने थियोरी को मजबूत करो, बुक्स पढ़ के, और जो कोचिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि टीएनसी की भी कोचिंग अवेलेबल है, थियोरी पार्ट अवेलेबल है, बहुत अच्छा अवेलेबल है। आप उनसे जाके बात करो, वहां से कोर्सेज देखो जो आपको ठीक लगता है, जो भी कोर्सेज ठीक लग रहे हैं वो आप लो। टीएनसी के कोर्सेज लो, टीएनसी की टेस्ट सीरीज लो, ठीक है, उनका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, वो लो। अपनी थ्योरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, टेस्ट दे के देखो कि क्या हो रहा है। लेकिन जो एक मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि पहले ना थ्योरी पढ़ना, डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चंस पे मत कूदना। ठीक है, तो जो पहले थ्योरी पार्ट है टीएनसी का अवेलेबल है ना, वो आप चेक करो। जब आपकी थ्योरी पूरी स्ट्रांग हो जाए तब आप क्वेश्चंस पे कूदो। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो 500 क्वेश्चन किए थे एक दिन में, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमने इतनी मेहनत की थी। तो वैसे नहीं होता है। पहले इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है टीएनसी में, इतने सारे टीचर्स है, इतने सारे कोर्सेज थियरी अवेलेबल है टीएनसी की, आप वो लो। और वहां से अपना पहले थियरी पूरा स्ट्रॉन्ग करो। जब हो जाए तो फिर आप फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, फिर डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपका भी होगा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ कुछ सजेशन देके। तो थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। और ये सजेशंस बच्चे 101% फॉलो करेंगे। बच्चे, आपने जो बताया कि टीएनसी के साथ लगातार चलना है, टीएनसी के साथ मेहनत करना है, थ्योरी को मजबूत करना है, थ्योरी के बाद में आपको सबसे ज्यादा लर्निंग आपने कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद फिर से रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ लगातार प्रैक्टिस करनी है, और लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 101% आप निशा की तरफ बहुत ही बड़े रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशा, आज आपने अपना अपना समय दिया और बहुत सारे गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड की। बच्चे 101% इससे सीखेंगे और लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप ही की तरह एक बहुत ही अच्छे रैंकर्स बनेंगे। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जितने जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, जहां वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और आज तक जितने भी गुरुजन जो बचपन से लेकर यहां तक लाने में आपकी मदद किए, उन सारे के सारे गुरुजन का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी के गुरुजन का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और सारे टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए, हमारे लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू डियर।